तो हमारा आज का टॉपिक है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशन से बचा के रखना। नेचर ने जैसे हमारी बॉडी को बनाया है ना, उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि हम हमारी बॉडी को वो हाई टेम्परेचर पर जीना सिखा दें, और ना ही उसके लिए ये मुश्किल था कि वो हमें इंतहाई लो टेम्परेचर पर जीना सिखा दे। हमारे एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पर भी काम करना सीख सकते थे और लो टेम्परेचर पर भी काम करना सीख सकते थे, लेकिन मसला ये है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। कभी ऐसा भी होगा कि टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी चला जाएगा, और कभी ऐसा भी होगा कि टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाएगा। इसलिए एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन तो होनी होनी है। अब दो काम किए जा सकते हैं, या तो ये कि हम एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशन को रोक सकें, जो कि पॉसिबल नहीं है, और दूसरा ये कर सकते हैं हम कि हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट या नियरली कांस्टेंट रख लें, और एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशन के जो हार्म्स हैं उससे हम अपने आप को बचा लें। और यही काम जो है वो हमारा सिस्टम जो है होम्योस्टैसिस के ज़रिए से करता है। हम अपने डिफरेंट सिस्टम्स के ज़रिए से अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट या नियरली कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। इसको हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। ओके, अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन हर एक स्पीशीज़ ने अपने अंदर एक पूरा का पूरा सेटअप जो है वो डेवलप किया है, एक स्पेसिफिक सेटअप है, और जिसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट कह देते हैं। अच्छा, ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट का सेटअप है ये डिफरेंट लेवल्स पर है, यानी ऐसा हो सकता है कि ये सेटअप जो है वो सेलुलर लेवल पर हो। सेलुलर लेवल, अब सेलुलर लेवल पर इस सेटअप की ज़रूरत क्या है? सेल के बाहर, एक सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो भी फ्लक्चुएट करता है। अब एक सेल को अपने अंदर का एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखने के लिए मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। इसी तरह अब हम इससे भी बड़े लेवल पर यानी ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर चले जाएं, तो अब यहाँ जो बाहर का एनवायरनमेंट है यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये फ्लक्चुएट कर रहा है। अब इस ऑर्गेनिज्म को अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशन से बचने के लिए मेहनत करना पड़ेगी, यानी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट या नियरली कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। ओके, अब मसला ये है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करता है, यानी कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो एक ही लेवल पर रहे। पानी की मकदार जो है वो हमेशा, मॉइस्चर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, लाइट भी कांस्टेंट रहे। लाइट कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, पानी कभी कम होगा ज़्यादा होगा, टेम्परेचर भी कभी कम होगा और कभी ज़्यादा होगा। अब इस फ्लक्चुएशन से हमने इंटरनल एनवायरनमेंट को बचाना है। अच्छा, बचाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो हो सकता है कि किसी एक टेम्परेचर पर अच्छा काम करें, हो सकता है हम उनको हाई टेम्परेचर पर अच्छा काम करना सिखा सकें, सिखा लेंगे, लेकिन जब टेम्परेचर लो होगा फिर क्या करेंगे? फिर एंजाइम काम नहीं करेंगे। अगर हम इन एंजाइम्स को लो टेम्परेचर पर काम करना सिखा लेते हैं तो बहुत अच्छा है, वो सर्दियों में अच्छा काम करेंगे, लेकिन जब टेम्परेचर हाई होगा गर्मियों में तो एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसका हल क्या है? हल ये है कि हम बाहर चाहे टेम्परेचर हाई हो या लो हो जाए, दोनों तरीक़ों में हमारे एंजाइम हम चाहते हैं कि काम करते रहें। और उसके लिए कर क्या सकते हैं? कर ये सकते हैं कि टेम्परेचर चाहे हाई हो चाहे लो हो, हमारा इंटरनल की फ्लक्चुएशन है ना वो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी, और हम इसके मुकाबले में ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फ्लक्चुएशन है उसको कम से कम छोटा ज़रूर कर सकते हैं। होगा क्या कि अगर हमारे एंजाइम का पसंदीदा टेम्परेचर ये है कि इस टेम्परेचर पर हमारा एंजाइम अच्छा काम कर सकता है, इस टेम्परेचर पर थोड़ा सा कम काम करेगा, इस टेम्परेचर पर थोड़ा सा कम काम करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर। लेकिन अगर इस लेवल पर इतना हाई टेम्परेचर होता तो हमारा एंजाइम बिल्कुल काम नहीं करता, और इतना लो होता तो भी काम नहीं करता। अच्छा, अब सबसे
जो क्रूशल चीज़ें हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, जिनसे एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वो हैं टेम्परेचर एक, और दूसरा पानी, और तीसरा सॉल्यूट। अच्छा, अब ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिन पर एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशन का सबसे ज़्यादा असर होता है और क्रूशल हैं, इनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अब हमें करना क्या है? टेम्परेचर को अगर हमने मेंटेन करना है तो उसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो का वर्ड जहाँ आएगा ना, इसका मतलब होगा कि हीट की बात हो रही है। तो हीट को मेंटेन करना, टेम्परेचर को मेंटेन करना, जो है रेगुलेट करना, वो थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। और बॉडी जो है ना हमारी, वो पानी और सॉल्यूट्स को दोनों को मैनेज करती है, जिसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन। और ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए करना क्या पड़ेगा? जब पानी ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो उसको कम करना है। कम कैसे कर सकते हैं? एक्सक्रीशन के ज़रिए से। और जब पानी कम हो जाए तो क्या करना है? सॉल्यूट्स को बॉडी से बाहर निकालना है, पानी को कंजर्व करना, बचाना है। और वो भी किसके ज़रिए से होगा? एक्सक्रीशन के ज़रिए से। इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेसेस हैं, इनका काम ये है कि ये बॉडी में होम्योस्टेसिस को कायम करें। थर्मो रेगुलेशन से हम बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन से और एक्सक्रीशन के ज़रिए से पानी और सॉल्यूट्स को मेंटेन करेंगे। अब जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है बॉडी के अंदर, जो हमारा होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेगा, ये सेलुलर लेवल पर भी काम करता है। सेलुलर लेवल पर काम करने की इसको क्यों ज़रूरत है? क्योंकि सेल के अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो भी कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करता है। इसका सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ कभी फूड जो है वो ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होगी और कभी कम होगी, कभी पानी की मिकदार ज़्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अंदर का एनवायरनमेंट भी फ्लक्चुएट करेगा। अब सेल को क्या करना चाहिए कि इस फ्लक्चुएशन को, ये जो इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन है, इसको छोटे लेवल पर ले आए, यानी फ्लक्चुएशन को कम करने की कोशिश करे, जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अच्छा, इसी तरह बॉडी जो है, बॉडी एज अ होल, बॉडी जो है, इसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो भी फ्लक्चुएट कर रहा है, और इसके मुकाबले में बॉडी को अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक नैरो रेंज में रखना होता है। अच्छा, इसमें अब देखें, जैसे हम कहते हैं कि एक चीज़ जो है वो है पानी, इसको मेंटेन करना है। अब पानी जो हम बाहर से इंटेक करते हैं ना पानी, तो उस वक्त इंटेक करने के टाइम पर ज़ाहिर है बॉडी में पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। करनी नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो पानी की ना तो एक्सेस को बर्दाश्त करेगी, ना ही उसकी कमी को बर्दाश्त करेगी। तो उसको क्या करना है? उसको एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा। जब पानी की कमी होगी उस वक्त पानी को कंजर्व करना होगा। इसी तरह सॉल्यूट्स को देख लें, तो जब हम खुराक खाते हैं तो उस वक्त ज़ाहिर है कि सॉल्यूट की मिकदार बॉडी में ज़्यादा होगी। क्या करना पड़े? फिर हमें फ़ौरन पानी की कमी महसूस होगी, हम पानी पीते हैं, या हम सॉल्यूट्स को एक्सक्रीट आउट करके उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह बॉडी में बाकी जो हैं एंजाइम्स हैं, उनकी मिकदार, इसी तरह बॉडी के अंदर हार्मोन्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, इनकी मिकदार भी हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। कभी हार्मोन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, हमारे पास पूरा एक सिस्टम मौजूद है कि जैसे ही किसी हार्मोन की मिकदार ज़्यादा होती है तो फ़ौरन हम उसकी प्रोडक्शन को बंद कर सकते हैं, जिसको हम फीडबैक मैकेनिज़्म भी कहते हैं। तो फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए से उसकी प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाता है ताकि हार्मोन की मिकदार जो है वो कम हो जाए। तो इस तरह जितने भी सॉल्यूट्स हैं, इसी तरह मेटाबोलाइट्स भी हैं, इन सब की मिकदार जो है वो एक ख़ास लेवल पर रखी जाती है। अच्छा, एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि होम्योस्टेसिस का ये मतलब नहीं है कि इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल किसी एक पॉइंट पर फिक्स होगा। बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये होता है
कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुकाबले में इंटरनल एनवायरनमेंट में जो फ्लक्चुएशन होती है वो छोटी फ्लक्चुएशन होती है। उसको छोटी फ्लक्चुएशन में किया जा सकता है मेंटेन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो, जैसे गर्मियों में होता है 55 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या करते हैं हम अपनी बॉडी के अंदर, जो हम कहते हैं ना हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, कभी भी फिक्स नहीं रहता। जब टेम्परेचर बाहर का बहुत ज़्यादा हाई होता है ना 55 पे, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, बढ़ के ये 38 तक चला जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल। और ये बढ़ता है, लेकिन जितना बाहर बढ़ा उतना अंदर नहीं बढ़ा। इसी तरह अगर टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट का कम हो जाता है, 0 डिग्री, सर्दियों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चले जाता है, तो हमारी बॉडी भी अलाउ करती है कि टेम्परेचर हमारी बॉडी का कम हो जाए। लेकिन कम होते होते कहाँ तक जाएगा, ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। उसके बाद हमारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जो इस टेम्परेचर को मेनटेन करता है। तो होम्योस्टैसिस का ये मतलब नहीं है कि टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, फिक्स नहीं होगा, हमेशा एक रेंज में वो काम कर रहा होता है। हाँ, अलबत्ता ये है कि ये जो रेंज होती है ना, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बहुत बड़ी रेंज के मुकाबले में एक छोटी सी रेंज होती है। इसी तरह अगर आप पानी को देखें तो पानी जो है वो एनवायरनमेंट में कभी बहुत ज़्यादा पानी भी अवेलेबल होगा और कभी बहुत कम भी होगा। तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर का जो कंटेंट है वो फिक्स नहीं रहता। हम वाटर कंटेंट को भी बाहर के फ्लक्चुएशन के मुकाबले में कम, छोटी फ्लक्चुएशन में मेंटेन कर लेते हैं। यानी जब कभी बहुत ज़्यादा पानी होगा ना बॉडी के अंदर, बाहर के एनवायरनमेंट में, तो बॉडी का वाटर का लेवल भी थोड़ा सा नॉर्मल से बढ़ जाएगा। और जब कभी पानी की बहुत ज़्यादा कमी होगी तो बिल्कुल फिक्स नहीं रहता, फिर रह नहीं सकता, तो बॉडी का अंदर भी पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाती है, उसका लेवल कम हो जाता है। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो होम्योस्टैटिक सिस्टम है, जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है, वो काम कैसे करता है। हमारा कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे हमारे घरों में बहुत सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा होता है। अच्छा, हमारा फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है, जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर में लगा होता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, आपने देखा होगा, हम रेफ्रिजरेटर को किसी एक पॉइंट पर फिक्स कर देते हैं और जैसे ही वो वाला पॉइंट अचीव होता है ना, तो रेफ्रिजरेटर जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और तब तक बंद रहता है जब तक हमने वो जो उसको रेंज प्रोवाइड की होती है ना उस तक नहीं पहुंच जाता। जैसे ही वो उस पर पहुंचता है ऑटोमेटिकली ये दोबारा से ऑन हो जाता है, फिर उसको ठंडा करना शुरू कर देता है। इसी तरह हमारे एयर कंडीशनर में भी ऐसा ही होता है। हम उसको एक टेम्परेचर की रेंज दे देते हैं, जब वो अपनी अपर रेंज पर पहुंच जाता है, टेम्परेचर रूम का हाई हो जाता है, तो वो फ़ौरन चल जाता है और इंटरनल एनवायरनमेंट को, रूम के एनवायरनमेंट को ठंडा करने की कोशिश करता रहता है जब तक कि हमारे उस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। जैसे पहुंचता है तो ट्रिप करके फ़ौरन ये खुद ही बंद हो जाता है। ये एक फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम की एग्जांपल है। इसी तरह अगर हम अब इस्त्री को देखें ना, तो इस्त्री में भी हमने उसको एक पॉइंट दिया होता है कि इसने इतना गर्म करना है, तो वो गर्म करने वाला जो सिस्टम है, हीटिंग सिस्टम, वो इस्त्री को गर्म करता रहता है। जब हमारे वाले पॉइंट पर जो हमने उसको दिया हुआ होता है वहाँ तक पहुँचता है ना, तो वो खुद ही ट्रिप होकर बंद हो जाती है। फिर वो ठंडा होना शुरू हो जाती है। ठंडा होते होते एक ऐसे पॉइंट पर आती है कि जहाँ उसकी लिमिट है, वहाँ से वो फिर चल पड़ती है और दोबारा। इसका मतलब है कि वो किसी एक फ़िक्स पॉइंट पर काम नहीं कर सकती। ये जो सिस्टम होता है ना, कंट्रोल सिस्टम, फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम, ये भी किसी एक फ़िक्स पॉइंट पर काम नहीं कर सकता। उसके पास एक रेंज होती है। हाँ, वो रेंज छोटी सी होती है। उस रेंज का एक दोनों तरफ जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, जहाँ उसने बंद होना होता है और जहाँ उसने चलना होता है। हमारा जो इंटरनल सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक लिविंग कंट्रोल सिस्टम है, वो फिज़िकल है, तो ये लिविंग कंट्रोल सिस्टम इसको हम कह सकते हैं। ये भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जब बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो हाई होता है ना, तो हमारी बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। बढ़ते कहाँ तक बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये चला जाएगा 38 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल कंडीशंस में। जैसे ही 38 को टच करेगा ना, तो यहाँ हमारा एक सेंसर लगा हुआ है जो हमारी बॉडी को फ़ौरन बताएगा कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया। ये क्या करेगा, ये हमारे एक
कंट्रोल सिस्टम का एक जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं जी कूलिंग सिस्टम। कौन सा है? ये जो स्वेट प्रोडक्शन होती है इसको एक्टिवेट कर देता है कूलिंग सिस्टम को, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है फिर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। ड्रॉप होते होते, क्योंकि कूलिंग सिस्टम का काम है कि ये स्वेट प्रोड्यूस करेगा, स्वेट इवेपोरेट होगा और बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। ड्रॉप होते होते जब ये पहुंचेगा ना 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यहाँ हमारा एक और सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर क्या करता है, ये फ़ौरन पता लगा लेता है कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से नीचे आ गया, यानी 36 पे आ गया। तो ये फ़ौरन सेंसर क्या करता है, हमारे हीटिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। हीटिंग सिस्टम हमारा क्या करता है, हमारा हीटिंग सिस्टम जो है वो टेम्परेचर को हाई करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। फूड के मेटाबॉलिज्म से भी करेगा, शिवरिंग से भी करेगा। तो जो भी इंटरनल सिस्टम होगा उसके ज़रिए से इसको हीटिंग सिस्टम जो है ना वो बॉडी के टेम्परेचर को हाई कर देता है। फिर ये टेम्परेचर जो है ये बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, क्योंकि हीटिंग सिस्टम काम कर रहा है। जैसे ही ये 38 वाले पॉइंट को टच करेगा तो ये हमारा सेंसर फिर काम करने लग जाता है। वो क्या करता है, दो काम करता है। एक तो हीटिंग सिस्टम को काम करने से रोक देता है, दूसरा वो कूलिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है कि वो बॉडी का टेम्परेचर कम करना शुरू कर दे। तो इससे देखें ना, इससे आपको समझ आनी चाहिए कि बॉडी का टेम्परेचर कभी भी फिक्स नहीं रहता, ये हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन इसकी रेंज बहुत छोटी होती है। सिर्फ टेम्परेचर के मामले में ही नहीं बल्कि पानी के मामले में भी ऐसा ही है, सॉल्यूट्स के मामले में भी ऐसा ही है, एंजाइम और हार्मोन्स की कंसंट्रेशन के मामले में भी ऐसा ही है। जैसा हम कहते हैं कि फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम में भी टेम्परेचर का एक सेंसर होता है, और इसी तरह वहाँ जो है वो हीटिंग या कूलिंग सिस्टम मौजूद होता है, और उसको मेंटेन करने वाला सर्किट भी मौजूद होता है। इसी तरह हमारे लिविंग जो कंट्रोल सिस्टम होता है ना, उसमें भी हमारे पास उसके भी ऐसे कंपोनेंट्स हैं। जैसे रिसेप्टर है, रिसेप्टर का काम होता है कि वो फ्लक्चुएशन को नोट करे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो फ्लक्चुएशन हो रही ना उसको नोट करना रिसेप्टर का काम होता है। रिसेप्टर जब नोट कर लेता है तो ये नोट करके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेज देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो फिर फैसला करता है कि अब करना क्या। तो फैसला क्या करना है उसने, रिसेप्टर ने अगर तो ये बताया कि बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, ये हमारे कूलिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। और अगर रिसेप्टर ने ये बताया कि बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, फिर ये हीटिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। ये दोनों जो है ना ये इफ़ेक्टर्स कहलाते हैं। जो भी ये काम कर रहे होते हैं ना ये इफ़ेक्टर्स कहलाते हैं। इफ़ेक्टर वो होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ से आने वाले पैगाम को अमल करके दिखाते हैं। उसका जो भी, जैसे रिसेप्टर ने अगर ये पता लगाया ना कि बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा है तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जैसे ही पता चलेगा वो क्या करेगा, वो मसल्स को पैगाम भेजेगा। मसल जो होता है ना, मसल को हम कहते हैं कि ये फैक्टर है, ये काम करता है। तो इस तरह ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर देगा। यानी इन सारी बातों से हमें ये समझ आती है कि होम्योस्टैसिस का मतलब है इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना क्यों है, क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट में बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन है और उसके हार्म्स हैं। अगर टेम्परेचर बाहर का बहुत लो हो गया और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी ड्रॉप हो गया तो हमारे एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। अगर बॉडी बाहर का टेम्परेचर हाई हो गया और उसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी हाई हो गया तो भी हमारे एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, तो हमारा कोई प्रोसेस नहीं चल पाएगा। इसलिए हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशंस के बावजूद इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना होता है। और जो याद रखने वाली बात यह है कि होम्योस्टैसिस का मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट को फिक्स रखना बिल्कुल नहीं होता, बल्कि रख ही नहीं सकते, उसको एक रेंज में मेंटेन किया जाता है। वो रेंज बाहर की रेंज के मुकाबले में एक छोटी रेंज होती है।